तो टेक्स्ट में टाइप कर दे, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और ठीक है, ये वो वाला पेपर है जिसके अंदर आप लोगों का रट्टा चल सकता है। जो 60 नंबर है ना साइंस वाले, उसमें आपका फुल टाइम रट्टा जो है ना वो आपको हेल्प आउट कर सकता है। आप 60 में से 50 नंबर आराम से ले सकते हो उसके अंदर, ठीक है। एमसीक्यूज भी आप फुली प्रिपेयर कर सकते हो, और वो 20 नंबर जो है उसमें से आप मैक्सिमम नंबर ले सकते हो, 16, 17, 15, ठीक है। उसके अलावा जो आपका सब्जेक्टिव का पोर्शन होता है वो भी आप इतना अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो कि आपके उसके अंदर अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक है। बाकी जो फिर है वो आपका मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपने मैथमेटिक्स के अंदर कितना स्कोर किया। उसमें तो यही है कि वो हम लोग तो कहते हैं सर स्टेप्स के मार्क्स हैं कि नहीं, ठीक है। तो वो फिर वो वाला हिसाब नहीं होता, अगर क्वेश्चन ठीक है तो मार्क्स पूरे हैं, नहीं ठीक तो नंबर कट जाते हैं। लेकिन उसमें आपने सिर्फ 2 सवाल करने होते हैं 40 मार्क्स के। तो ये हो जाता है आपका जनरल एबिलिटी। जनरल साइंस के अंदर यूजली टॉपिक्स जो है वो डिवाइडेड होते हैं, डोमेन्स जिस तरह से हैं, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, इस तरह से डोमेन्स डिवाइडेड हैं जनरल साइंस के अंदर, ठीक है। आपने उन सारी चीजों को स्टडी करना होता है। बुक जो है वो वर्ल्ड वाली भी है, और वो ये रख के बैठी है अपने आगे, ठीक है। दिखाएं जरा, दिखाइएगा, ये वाली किताब है। ये एक ही किताब है जिससे आपका जनरल साइंस और जनरल एबिलिटी दोनों जो है वो आप इससे जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं भी आपको इसी बुक के मुताबिक जो है वो आउटलाइंस जो है वो करवाऊंगा। मैं यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स दूंगा चीजों के, चीजें किस तरह से वर्कआउट करती हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपने क्या क्या चीज स्टडी करनी। अब मैं जब आपको कोई चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने घर जाके उसे पढ़ना है, जो कि हमने आज तक नहीं किया, ठीक है। तो क्योंकि क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे जो काम देखे जाता हूँ वो लोग तो मेजोरिटी तो करते नहीं वो वाला काम, ठीक है। मैंने असाइनमेंट दी थी कुछ अर्सा पहले, मेरा नहीं ख्याल सिवाय 1-2 बच्चों को किसी ने की होगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने एक और असाइनमेंट दी, वो भी किसी ने नहीं की। सो द पॉइंट इज कि मैं यहाँ पर आपको एक चीज करवाऊंगा, बेसिक्स होंगी वो, आपने घर जाके उस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। उसको थॉरली स्टडी करना है। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में अगर उसमें से कोई चीज समझ नहीं आई तो आपने वो मुझसे पूछनी है। दिस इज हाउ यू लर्न योर कोर्स कंटेंट, ठीक है। मैं आपसे जो है वो इस तरह से चीजों को वो लेके चलूंगा, ठीक हो गया जी। कोई सवाल है किसी चीज से रिलेटेड? कोई सवाल है किसी चीज से रिलेटेड? नहीं है, चलो अच्छी बात। हाँ, तो आपने उसमें कहा था कि सब्जेक्ट जिनका बैकग्राउंड है वो साइकोलॉजी को कंसीडर करते हैं, बायोलॉजी जिनका बैकग्राउंड है स्पेसिफिकली, हाँ। तो मैं पंजाबी साइकोलॉजी में कौन सा आता हूं? डिपेंड करता है, पंजाबी इज ऑल टुगेदर न्यू थिंग, डिफरेंट थिंग। लेकिन उसमें वो ये है कि जितना अखबार छापेंगे उतना फायदा है। साइकोलॉजी ऑन द अदर हैंड इज रिलेटेड टू बायोलॉजी। अब उसमें यह है कि आप साइंस रखना चाहते हैं, वो आपने देखना होता है ना कि आप किस चीज में अच्छे हो। अब साइंस में अच्छे हो तो फिर साइकोलॉजी रखो, ठीक है। उसके कोर्स कंटेंट्स देखो, उसके पास पेपर्स देखो, उसके क्या कहते हैं उसके बाद बुक्स जो है उसकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है, नीचे जाके बुक्स पढ़ो उनकी जाके। अगर लगता है कि ठीक है आप कर सकते हो तो रख लो साइकोलॉजी, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, ठीक है। ठीक हो गया जी। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का जो चैप्टर है हम लोग उससे स्टार्ट करेंगे। चीज भी नजर आती है ना, ठीक है, लाइटें ऑफ करके, जब लाइट गई भी हो, जब लोड शेडिंग हो रही हो हमारे एरिया में, तब जो आसमान पे चीजें नजर आती, क्योंकि वैसे तो कुछ नजर नहीं आता, ठीक है। तो रात को जब लोड शेडिंग हो उस टाइम जो हमें आसमान पे चीजें नजर आ रही होती है ना, उन सब की जो स्टडी है ना वो एस्ट्रोनॉमी है, ठीक है। स्टार्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटेरॉइड्स, गैस जाइंट्स, उसके अलावा गैशियस क्लाउड्स,
उसके अलावा आपके क्या कहते हैं प्लैनेट्स, उसके अलावा सेलेस्टियल बॉडीज, जो कुछ भी है उसकी स्टडी जो है वो एस्ट्रोनॉमी कहलाती है। ठीक है, डिफरेंट किस्म के होते हैं और डिफरेंट लेवल के होते हैं। सबसे पहले जो है वो दो डिफरेंशिएशंस हैं, ये बुक के अंदर नहीं है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। दो डिफरेंशिएशंस हैं, पहली है मैटर और एंटी मैटर की, मैटर और एंटी मैटर, ठीक है, या डार्क मैटर कह लें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो मैटर है ना वो कुछ परसेंट है सिर्फ, बाकी मेजॉरिटी जो है वो डार्क मैटर। आपने ये देखा होगा कि जो प्लैनेट्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना ज्यादा है, फिर स्टार्स के बीच में प्लैनेट डिस्टेंस कितना ज्यादा है। हमारा सन है तो उसके नजदीक तरीन प्रोक्सिमा सेंचुरी वो पता नहीं कितने मिलियन लाइट ईयर्स के फासले पे, फिर स्टार से मिलके जो गैलेक्सी बनती है, गैलेक्सी का फासला कितना ज्यादा आपस में, एक गैलेक्सी का दूसरी गैलेक्सी से कितना ज्यादा फासला है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है ये क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉमी के अंदर कंसिडर होता है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज हैं स्पेस के अंदर। मैंने आपको एग्जांपल दी थी स्मॉलेस्ट मीटियोरॉइड्स से लेके, मीटियोरॉइड्स या एस्ट्रॉइड्स से लेके फिर आपके आते हैं सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स जो है आपके, मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। मून का नेम क्या है? पागल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक और वर्ड है उसके लिए, ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक। तो मून का नाम है ल्यूना, ल्यूनर एक्लिप्स आपने सुना होगा, चांद ग्रहण, तो ल्यूना है मून का नाम, हमारा जो जमीन का चांद है, ठीक है। अपनी बंदियों के नाम पे नहीं कहते। खैर, अच्छा, तो ये तो एक जोक था जो मैं ओकेजनली मार देता होता हूँ कभी कभी। खैर, तो क्या है कि जो है जमीन का चांद उसका नाम है ल्यूना, ये हो गया, ये नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स अब आगे दो किस्मों के हैं, ये बुक के अंदर लिखे हुए हैं, वो डिफरेंशिएशन बकायदा दी हुई है। नॉर्मल प्लैनेट्स हैं और डॉर्फ प्लैनेट्स हैं, ठीक है। वो यानी कि दो किस्म के हो गए ना, एक नॉर्मल प्लैनेट है, एक कौन सा है, डॉर्फ प्लैनेट है। अब जो डॉर्फ प्लैनेट है वो वाला प्लैनेट है, एक तो उसका साइज बहुत छोटा होता है, नंबर एक। नंबर दो, उसकी ग्रेविटी कम होती है। नंबर तीन, उसके इर्द गिर्द जो एनवायरमेंट होता है ना वो साफ नहीं होता, उसमें रॉकी मटेरियल होता है, एस्ट्रॉइड्स और मीटियोरॉइड्स होते हैं उसके इर्द गिर्द। डॉर्फ प्लैनेट कौन सा है, छोटा होता है, ग्रेविटी कम होती है, और इर्द गिर्द जो है ना वो मटेरियल्स होते हैं, गैशियस या यू कैन से रॉकी मटेरियल्स होते हैं इर्द गिर्द, ठीक है। जो होता है नॉर्मल प्लैनेट उसका साइज बड़ा होता है, और इसी के ऑपोजिट होता है सारा, उसके इर्द गिर्द का एनवायरमेंट साफ होता है, उसकी जो ग्रेविटी है वो बहुत नॉर्मल होती है उसकी ग्रेविटी, ठीक हो गया। ये हो गई दो टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। अच्छा, अब एक प्लैनेट्स फिजियोलॉजिकली डिफरेंशिएट होते हैं, रॉकी और गैशियस, रॉकी प्लैनेट्स और गैशियस प्लैनेट्स, ठीक है। रॉकी प्लैनेट्स और गैशियस, अर्थ रॉकी प्लैनेट है, जुपिटर गैशियस प्लैनेट, ठीक है। एक डिफरेंशिएशन ये आ जाती है। चलो, अच्छा, सबसे पहले इन्होंने जहां से स्टार्ट किया हुआ बुक में वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पे। ये बुक के अंदर लिखी नहीं है चीजें, आप बुक ले लें, इसको आप घर जाके पढ़ें, अभी सुने सिर्फ, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है, हम लोग किस में कंसिडर करते हैं, वन डे, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम क्या कंसिडर होता है, ठीक है, वन डे। 365 डेज और 6 आवर्स का एक साल होता है, इसलिए हर चौथा साल जो है वो 366 डेज का होता है। 365 डेज और 6 आवर्स का एक साल होता है, ठीक है। टेक्निकली तो एक दिन भी जो है वो 23 घंटे 59 मिनट और 56 मिनट्स और 56 सेकंड्स का होता है, ठीक है। खैर, लेकिन हम 24 घंटे उसको कंसिडर करते हैं, वही जो हमारी अम्मा कहती हैं 24 घंटे आहो। अच्छा, उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मैस, सोलर मैस जो है उसको यूनिट कंसिडर किया जाता है कि मैस को
एक बॉडी जो है ना उसके अंदर मैस होता है, मैस हमेशा कांस्टेंट होता है, वेट जो है ना उसका वो फ्लक्चुएट करता है डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी। मार्स पे वेट कम होगा, मार्स में बहुत हैंडसम इंसान होगा, ठीक है, मेरा वजन बहुत कम होगा, ठीक है, लेकिन जमीन पे मेरा वेट जो है वो ओवरवेट है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट कि जो मैस है वो रिलेटिव नहीं है, वो सेम है, वेट रिलेटिव है, ठीक है। तो मैस का जो यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल वो क्या है, सन। उसका फिगर जो है वो बुक में लिखा हुआ है 1.98892 मल्टीप्लाई बाय 10⁻30 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ। लाइट ईयर सुना होगा एक वर्ड, बहुत ज्यादा सुना होगा, लाइट ईयर, नूरी साल, ठीक है। लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो कि रोशनी वैक्यूम के अंदर एक साल में कवर करती है। इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इनसाइड वैक्यूम विद इन 1 ईयर या ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ। एक तो ये है, एक उसके अलावा और भी है। वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, वो भी डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ही कंसिडर होता है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है। कितनी देर में करती है रोशनी, सन से अर्थ तक कितनी देर में आती है रोशनी, जो उन्हें कहता हुआ वही क्या देना है, 8 मिनट ते 17 सेकंड, या 20 सेकंड, कंफर्म कर लीजिएगा। यानी कि अगर अल्लाह ना करे सूरज बंद हो जाता है, सूरज के ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है फ्यूजन रिएक्शन खत्म हो जाता है, सूरज बुझ जाता है, हमें 8 मिनट तक पता ही नहीं लगेगा। अब वो कहते हैं ना कि फलाना स्टार जो है ना वो इतने नूरी साल के फासले पे, फॉर एग्जाम्पल कोई कहते सितारा जो है वो 20 नूरी साल के फासले पे, 20 लाइट ईयर्स के फासले पे। इसका मतलब क्या है कि हम जो उस सितारे की रोशनी देख रहे हैं ना वो 20 साल पुरानी है, उस रोशनी को उस सितारे से चले हुए 20 साल हो गए और वो उसे हम अब देख रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 6 करोड़ नूरी साल के फासले पे है कोई, 6 करोड़ नूरी साल के लाइट ईयर के फासले पे है कोई प्लेनेट, अर्थ की तरह है, वहां पे लोग बसते हैं। अब अगर अर्थ को देख रहे हैं ना तो उन्हें डायनासोर चलते हुए नजर आएंगे। 6 करोड़ है, 60 करोड़ है डायनासोर का, 6 करोड़ है, 6 करोड़ ही है। तो क्या है, क्या अगर वो 6 करोड़ लाइट ईयर के फासले पे है प्लैनेट, बड़ी आम सी बात है, तो अगर वो अर्थ की तरफ देखेंगे ना तो उसे उन्हें अर्थ पे अभी डायनासोर चलते हुए नजर आएंगे। क्यों, क्योंकि लाइट को ट्रेवल करने में इतनी देर लगती है, ठीक है, समझ आ गई। चल उसके बाद आता है ओरिजिन्स ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुआ था, बिग बैंग थ्योरी देखा हुआ किसी ने, हाँ हाँ देखा हुआ, अच्छा ठीक है। तो बिग बैंग की थ्योरी है, सीजन का उससे कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने नाम रख दिया सिर्फ, लेकिन यह है कि बिग बैंग की थ्योरी है। वो थ्योरी क्या है, इस पहले कुछ भी नहीं होता था, तो जो टोटल मैटर था ना वो एक सुई के वो जो सुराख होता है उसके बराबर था, और उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसे बिग बैंग कहा जाता है, और उससे मैटर जो है वो फैलना शुरू हो गया, ठीक है, और वो अभी भी फैल रहा है। अब वो जो ब्लास्ट है वो 13 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था, वो ब्लास्ट जो है वो 13 बिलियन साल पहले जो है वो धमाका हुआ था, और उसकी वजह से वो सारा जो मैटर है वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में फैलना शुरू हो गया।
अब वो फैलते फैलते एक दूसरे से टकराया, ठीक है, और टकराने के बाद क्या कहते हैं, वो जो मैटर इकट्ठा हुआ, इकट्ठा होके फिर उसने डिफरेंट स्टार्स और प्लैनेट्स बनाए, ठीक है। इस पे एक बीबीसी की पूरी सीरीज है 5 एपिसोड्स की। वो तो सोलर सिस्टम पे है ना। सोलर सिस्टम पे अगर आप देखना चाहें तो बीबीसी की एक पूरी सीरीज है, उसका नाम है प्लैनेट्स, 2019 वाली है, द प्लैनेट्स के नाम से 2019 वाली। वो आपको टॉरेंट पे मिल जाएगी, अपने भाइयों को कहना कर देंगे आपको डाउनलोड, उनको टॉरेंट चलाना आता होता है, ऐसा है ना। नहीं आता तो फिर मैं यहाँ पे ले आऊंगा अपनी उसमें हार्ड में डाल के, फिर जिस जिसको चाहिए हो वो अपना लैपी लेके आए और फिर मेरे से, या फ्लैश ले आए, ठीक हो गया, मेरे से वो सीजन ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि जी इस तरह से मैटर जो है वो सारा फैलना शुरू हुआ, फिर वो इकट्ठा हो गया कुछ जगहों पे, इकट्ठा होके उससे स्टार्स और प्लैनेट्स बने, ठीक है, और उन प्लैनेट्स ने फिर स्टार्स के गिर्द घूमना शुरू कर दिया। स्टार्स, प्लैनेट्स जो आपकी है ना, क्या कहते हैं, सैटेलाइट्स, मून वगैरह, वो प्लैनेट्स के गिर्द घूमते हैं, प्लैनेट्स स्टार के गिर्द घूमते हैं, स्टार्स गैलेक्सीज के सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, ये हिसाब किताब है, ठीक हो गया। उसके बाद है हमारी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, और इट इज वन ऑफ द मीडियम गैलेक्सीज, ना कोई बहुत ज्यादा बड़ी है ना कोई बहुत ज्यादा छोटी है, ठीक है। और इसके अंदर ये है कि इसमें तकरीबन तकरीबन इसका जो डायमीटर है वो 100,000 लाइट ईयर्स इसका डायमीटर है, यानी कि एक कोने से दूसरे कोने तक जो इसकी लेंथ है वो तकरीबन है 100,000 लाइट ईयर्स, ठीक है। और उसके अलावा इसके डिफरेंट आर्म्स वगैरह और ये चीजें। सोलर सिस्टम की बात कर लेते हैं। एक तो ये कि मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से 30,000 लाइट ईयर्स अवे है, बुक के अंदर लिखा हुआ है ये सारा कुछ, ठीक है। सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट्स हैं? तो तुसी तो सब तो अल्लाह माफ कर लो थे टप गए हो, हैं कितने हैं? 8 है। प्लूटो आउट हो गया 2006 में, नहीं आउट हो गया 2006 में। पहले मैंने डिफरेंशिएशन दी है नॉर्मल प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स की। प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट, मेक है, प्लूटो है और 3-4 और हैं, ठीक है। तो सोलर सिस्टम के अंदर क्या होता है? सन होता है, प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, मीटियोरॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स, और उसके अलावा आपकी क्या होती हैं? कॉमेट्स, वो दुमदार सितारे जो होते हैं, जिन्हें दुमदार सितारे कहते हैं। ये शहाब साकिब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शहाब साकिब किसी का भाई हो तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन शहाब साकिब को मीटियोरॉइड कहते हैं। ये जो रात को वो तारा टूटता हुआ नजर आता है ना, लोग तो कहते हैं ना दुआ मांगे आंखें बंद करके, अंग्रेज कहते हैं वो वाजी शैतान हो रहा होता, ठीक है। खैर, तो सबसे पहले बात आ जाती है सन की। सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ लाइट। गर्मी भी इसी से आती है, मुल्तान में तो बहुत ज्यादा आती है। वो एक मीम था ना, जमीन है, सूरज है, तो बीच में मुल्तान है उसके। तो क्या कहते हैं, सन इज अ बॉल ऑफ लाइट। अब यहां से एनर्जी, लाइट एनर्जी आती है। कौन सी एनर्जी आती है? लाइट एनर्जी, हम सोलर एनर्जी भी कह देते हैं उसे, ठीक है। किस वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है? फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है इसकी सरफेस के ऊपर, ठीक है। उसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और साथ में लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि अर्थ के ऊपर आती है, ठीक हो गया। उसके अलावा सन के जो है वो 3 पोर्शंस हैं, ठीक है। एक उसका आउटर सरफेस है, एक उसका क्या कहते हैं, जो 3 मेन पार्ट्स हैं, कोर है, रेडियो एक्टिव जोन है और कन्वेक्टिव जोन है, ठीक है। ये 3 है। कोर सेंटर में है,
रेडियो एक्टिव जोन वो है जहां पे फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, और कन्वेक्टिव जोन वो है जहां से लाइट प्रोड्यूस होके प्लैनेट्स तक आ रही है। ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं प्लैनेट्स की तरफ। मैंने आपको डिफरेंशिएशन कर दिया है कि रॉकी प्लैनेट्स होते हैं और गैशियस प्लैनेट्स होते हैं। रॉकी प्लैनेट्स यूजुअली डायमीटर में छोटे होते हैं, गैशियस प्लैनेट्स जो हैं वो यूजुअली बड़े होते हैं डायमीटर में। रॉकी प्लैनेट्स सूरज के नजदीक हैं, गैशियस प्लैनेट सूरज से दूर हैं। रॉकी प्लैनेट्स के ऊपर जो हवाएं हैं वो ऑप्टिमम स्पीड के साथ चलती हैं, ठीक है। गैशियस प्लैनेट्स पे हवाएं जो हैं वो ज्यादा तेज होती हैं, ठीक है। रॉकी प्लैनेट्स के ऊपर आपको किसी न किसी सूरत में एटमॉस्फेयर मिलेगा। अगर उस पर सरफेस मौजूद है तो एटमॉस्फेयर भी मौजूद होगा। गैशियस प्लैनेट के अंदर नहीं, बल्कि ये एटमॉस्फेयर वाला पॉइंट रहने दें, ये पॉइंट रहने दें। अच्छा, अब बात आ जाती है कि किस तरह से आपको सबसे पहले पता है कि मरकरी है, सबसे पहले मरकरी नजदीक तरीन है, लेकिन मरकरी इज नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट, इट्स द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट क्यों है? बाहर वाली सरफेस डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मेन एक अर्थ है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, तीन पोर्शंस होते हैं ना। क्रस्ट पे हम खड़े हैं, इसके नीचे मेंटल है, सबसे बीच में कोर है। जो मरकरी है उसकी क्रस्ट और मेंटल डिस्ट्रॉय हो चुकी है मेजॉरिटी, उसकी सिर्फ कोर है और उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा मेंटल है उसके ऊपर अवेलेबल, ठीक है। और वही एग्जिस्ट कर रहा है मरकरी में, ठीक है। उसके अलावा मरकरी जो है उसकी एक सरफेस हॉटेस्ट होती है एट अ टाइम, और एक सरफेस कोल्डेस्ट होती है, कोल्डर होती है, कोल्डेस्ट ना कहें, हॉटर होती है और कोल्डर होती है। जो सरफेस फेस कर रही है सूरज को वो गर्म होगी, जो सरफेस अंधेरे में है वहां पे -170 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। ये वाला हिसाब किताब है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका वीनस, ठीक है। वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का। क्यों है हॉटेस्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। यहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना सवियर हो चुका है वीनस के ऊपर कि सन से जो एनर्जी आ रही है वो कंप्लीटली ट्रैप हो जाती है वीनस के अंदर और बाहर वापस नहीं जाती, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर जो है वो हॉटेस्ट ही रहता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन लोग कहते हैं कि अर्थ जमीन वालों को थोड़ा ख्याल करना चाहिए वरना वो वाला हाल ना हो जाए हमारा वीनस वाला, ठीक है। वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के बादल हैं वीनस के अंदर, जिसकी वजह से जो अर्थ की सूरज की एनर्जी आती है वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर सरफेस से जब वापस जाती है तो वो ट्रैप हो जाती है वहां। कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्लैंकेट इफेक्ट होता है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो प्लैनेट के ऊपर एक ब्लैंकेट बना देती है। अब ये इसलिए जरूरी होता है कि प्लैनेट का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। अगर ये नेचुरल हो, अगर ये नेचुरल लिमिट क्रॉस कर जाए, क्या होता है कि सूरज की सारी एनर्जी जो है वो प्लैनेट में ही ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से प्लैनेट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। वीनस के साथ यही कुछ हुआ है। एक तो वीनस जो है उसकी एनर्जी जो है वो उसमें ट्रैप हो जाती है सूरज की, नंबर एक। नंबर दो, उसकी जो रोटेशन है, दो तरह की मूवमेंट होती है, एक रोटेशन होती है, एक रेवोल्यूशन होती है, ठीक है। रेवोल्यूशन क्या होती है? सूरज के गिर्द रिवॉल्व करना, जिससे साल आते हैं हमारे। रोटेशन होती है एक्सिस के गिर्द, जिससे दिन रात आते हैं हमारे। जो वीनस की रोटेशन है ना वो स्लो है बहुत ज्यादा। लाइक अगर वो ऐसे करके मूव कर रहे हैं तो अर्थ कर रही है एक दिन में, तो वीनस की ना वीनस जो है वो 243 डेज अर्थ डेज में एक रोटेशन कंप्लीट करता है, ठीक है। इससे क्या नुकसान होता है? सूरज की रोशनी ज्यादा देर तक एक एरिया पे पड़ती है क्योंकि देर से घूम रहा है ना, तो सूरज की रोशनी ज्यादा देर तक एक एरिया पे पड़ती है, तो पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तो वो एनर्जी जो मजीद ज्यादा से ज्यादा ट्रैप होती जाती है और वीनस जो है वो गर्म ही रहता है, ठीक है। हॉटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है।
उसके अलावा ये चमकदार भी बहुत होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ये बहुत ज्यादा चमकता है वीनस। दिस इज वन ऑफ द रीजन इसे मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। आप मैंने तो उसको अक्सर नोटिस किया हुआ है, मगरिब के टाइम और सुबह जब सूरज तुलू हो रहा होता है ऑलमोस्ट, तो मशरिक वाली साइड पे ना ये नजर आता है, बहुत बड़ा डॉट होता है, इतना बड़ा येलोइश व्हाइट होता है वो। अगर ये लाइट पोल्यूशन ना हो तो बिल्कुल क्लियर नजर आए वो। हाँ, तो कौन सा स्कूल था आपका? अच्छा फिर ठीक है, मैं निशात वाले से नहीं दिखा दे। अच्छा खैर, तो वीनस जो है वो उसको मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। अच्छा, इसको अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं, सिस्टर प्लैनेट, क्योंकि इसका साइज बिल्कुल अर्थ जितना है, जमीन जितना। ठीक है, तो ये जो है ये वीनस की वो है। ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर वो ये कहते होते थे ग्रीक्स के, औरतें जो है ना वो वीनस से आई हैं और मर्द जो है वो मार्स से आए हैं। वीनस उनकी वो औरतों की देवी का नाम था ना, गॉडेस, गॉडेस जो थी उनकी औरतों वाली, उसका नाम वीनस था, और मर्दों का वो मार्स था उनका। ठीक है, तो चूंकि वो रेडिश नजर आता था और वो खून का कलर था ना उसका, तो गॉड ऑफ वॉर और वो मेल जो उनको डोमिनेंस का गॉड था वो मार्स था, और वीनस जो है वो चूंकि बहुत चमकीली नजर आती थी, वो खूबसूरत लगती थी, तो उन्होंने कहा चलो जी ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। अर्थ है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, ब्लू प्लैनेट। एक ब्लू प्लैनेट के नाम से डॉक्यूमेंट्री भी है, एक मेरी पर्सनल फेवरेट है, वो अर्थ पे नहीं है स्पेसिफिकली, लेकिन उसमें अर्थ के बहुत प्यारे शॉट्स दिखाए गए हैं स्पेस से। वो है द ड्रीम इज अलाइव, 1983-84 की है, बड़ी प्यारी, उसका म्यूजिक बहुत प्यारा है। वो वूफर अगर घर में ना उस पर लगा के देख रही है। ठीक है, द ड्रीम इज अलाइव एक वो है, एक ब्लू प्लैनेट के नाम से है। अच्छा, ब्लू प्लैनेट है, 70% वाटर है, 30% जो है वो लैंड है, 97% सी वाटर है, 3% फ्रेश वाटर है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी क्या कहते हैं मेन। अच्छा, उसके बाद एक इसका मून है, ल्यूना उसे कहते हैं, और 365 दिन वो मैंने आपको लिखवा दिया, और 6 घंटे का एक दिन होता है इसमें, सॉरी एक साल होता है। ठीक है, और जो दिन है एक वो 23 आवर्स 56 मिनट्स और 4 सेकेंड्स का होता है, ये करेक्शन कर लें। ठीक है, उसके बाद है मार्स, इसको रेड प्लैनेट कहते हैं, मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये ना कहना खून नजर आता है, क्यों कहते हैं? नहीं, क्यों, अल्लाह का नाम। मार्स को रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? रेड कलर आता है, रेड शेप है, लेकिन क्यों है उसका रेड कलर? सर सिंपल फिनोमिना, घर में रोज देखते हैं आप लोग। -17 होता है वहां टेम्परेचर, उसकी मट्टी में आयरन है, आयरन को लग जाता है जंग जब वो एटमॉस्फेयर के ऊपर आता है, तो जब आयरन जो रेड होता है। ठीक है, एक दौर था जब मार्स जमीन की तरह था बिल्कुल, लेकिन चूंकि इसका साइज बिल्कुल चांद से थोड़ा सा ही बड़ा है अर्थ के, तो साइज छोटा तो ग्रेविटी कम है, ये अपना एटमॉस्फेयर होल्ड नहीं कर सका, इसकी वजह से इसका एटमॉस्फेयर पुर करके उड़ गया सारा, और जो पानी था, जो गैसेस थी, वो सारी एवेपोरेट हो गई। ठीक हो गया, तो मार्स जो है वो रेड प्लैनेट है, इसके दो चांद हैं, फोबोस और डीमोस, ये बुक में लिखा हुआ है, टेंशन ना रहे, फोबोस एंड
डीमोस। कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें मेजॉरिटी, और इसका एक दिन 24 घंटे 40 मिनट का होता है, बिल्कुल अर्थ की मान्यता। एक दिन जो है वो इसका 24 घंटे और 40 मिनट का होता है। उसके अलावा इसका एक साल जो है वो तकरीबन, जमीन पे जो सनसेट है ना वो रेड रेड कलर का होता है, जो उर्दू में कहते हैं शफक, शफक की सुर्खी कहते हैं उसे, ठीक है। तो जमीन पे जो है वो सनसेट वो रेड कलर का होता है, मार्स पे जो सनसेट है वो ब्लू कलर का होता है। मार्स पे जो सनसेट है वो ब्लू कलर का होता है। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी जुपिटर। इसे अल्फा मेल भी कहते हैं हमारे उसका, सोलर सिस्टम का, और प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ भी कहते हैं, एमसीक्यू आया हुआ था, और बिगेस्ट प्लैनेट है, गैस जाइंट भी है, ठीक है। इसके कुछ 70 प्लस मून्स हैं। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून जो है वो जुपिटर का मून है, गैनीमीड कहते हैं उसे, ठीक है, गैनीमीड। हाँ है। इस पे एक तूफान है जुपिटर पे जो पिछले 300 साल से चल रहा है। उस तूफान का नाम है द ग्रेट रेड स्पॉट, ये भी बुक में लिखा हुआ है। ये तूफान जो है वो एक जिस तरह टॉर्नेडो होता है ना वैसे है, पिछले 300 साल से चल रहा है, ठीक है। इसके इर्द गिर्द रिंग्स भी हैं लेकिन वो नजर नहीं आते, स्पेसिफिकली नजर नहीं आते, ठीक है। प्रोटेक्टर ऑफ द अर्थ क्यों कहते हैं? सोलर सिस्टम में कहीं से भी मीटियोराइड्स आ रहे होंगे ना, वो जुपिटर अपनी जो है ना क्या कहते हैं उसे, ग्रेविटेशनल पुल से अपनी तरफ खींच लेता है, तो वो जमीन की तरफ ज्यादा बड़े मीटियोराइड्स नहीं आते, जितना बड़ा वो डायनासोर्स के दौर में आया था, ठीक है। ये तो हो गया जुपिटर। उसके बाद है सैटर्न, इसको रिंग्ड प्लैनेट कहा जाता है, इसके इर्द गिर्द रिंग्स हैं। अब वो रिंग्स क्यों बने ये नहीं लिखा हुआ बुक में, कैसे बने, इसके भी तकरीबन को 70 प्लस चांद है, ठीक है। सैटर्न के को 70 प्लस मून है। बुक के अंदर फिगर कम दिया हुआ है, नए नए डिस्कवर होते जा रहे हैं तो फिर वो उनके नाम रखते जा रहे हैं, ठीक है। सैटर्न का एक मून था जो मूवमेंट के दौरान वो जो प्लैनेट के गिर्द घूमते हैं ना, वो प्लैनेट के बहुत ज्यादा नजदीक आ गया। प्लैनेट की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो मून क्रश हो गया। क्रश होने की वजह से उसके जो जर्रे हैं, जो उसके रॉकी मटेरियल है सारा, वो प्लैनेट के गिर्द घूमने लग गया ऊपर के, जिससे वो सैटर्न के जो रिंग्स है ना वो बन गए, ठीक है। सैटर्न का एक मून था जो मूवमेंट के दौरान प्लैनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने के दौरान प्लैनेट के बड़े नजदीक आ गया था, तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो मून क्रश हो गया। क्रश होने के बाद उसका जो रॉकी मटेरियल था वो प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गया, और उससे सैटर्न के रिंग्स बन गए, ठीक है। इसको रिंग्ड प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। रिंग्ड प्लैनेट। उसके बाद है यूरेनस, ये ग्रीन प्लैनेट है क्योंकि यहां पे मैथेन गैस है, सॉरी हाइड्रोजन है, सॉरी हाइड्रोजन एंड मैथेन। यूरेनस, मैथेन और हाइड्रोजन, मेरी मर्जी में जैसे प्रोनाउंस करूं। अच्छा, तो मेरा प्रोनाउंसिएशन मेरी मर्जी, ठीक है। तो मैथेन और
हाइड्रोजन, इन दोनों की वजह से ये ग्रीन नजर आता है। इसके इर्द गिर्द भी रिंग्स हैं। इसका एक बड़ा सेलिएंट फीचर है, वो क्या है? तमाम प्लैनेट्स का जो पोल्स होते हैं ना, यूं होते हैं प्लैनेट्स, यानी कि ये पोल्स होंगे और ये इक्वेटर होगा, ऐसे होता है ना। तमाम प्लैनेट्स की जो इक्वेटोरियल साइड होती है वो सूरज की तरफ होती है। यूरेनस इज द ओनली प्लैनेट जिसके पोल, जिसका नॉर्थ पोल जो है वो सूरज की तरफ है। यानी कि इंस्टेड ऑफ मूविंग लाइक, रोटेटिंग लाइक दिस, प्लैनेट्स ऐसे रोटेट करते हैं ना, यूं दिन रात आते हैं, जिस समझ आ रही है मेरी बात? प्लैनेट्स ऐसे रोटेट करते हैं, रिवॉल्व यूं करते हैं, रोटेट यूं करते हैं, ठीक है। यूरेनस इज द ओनली प्लैनेट जो यूं रोटेट करता है, ठीक है। पोल उसका सूरज की तरफ, नॉर्थ पोल, और साउथ पोल जो है वो पीछे की तरफ। समझ आ गई? अच्छा, क्लियर हो गया? ये बात क्लियर है? किसी को समझ ना आई हो या किसी को समझ आ गई हो? अच्छा, तो ये यूरेनस जो है, ये लिखा नहीं हुआ, लिख लें। इट्स द ओनली प्लैनेट इन द यूनिवर्स जिसका पोल जो है वो सूरज की तरफ है, नॉर्थ पोल, ठीक है। जिसका नॉर्थ पोल सूरज की तरफ है। उसके बाद है नेपच्यून। ये जो है ब्लूइश इन कलर होता है, ठीक है, ब्लू, ब्लूइश कलर होता है। कोल्डेस्ट प्लैनेट है। और इस पे तकरीबन 2000 किलोमीटर फी पर आवर के हिसाब से आंधियां चलती हैं, नेरियां, ठीक है। 2000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इस पे हवाएं चलती हैं, ठीक हो गया। ये और यूरेनस जो है ये सिस्टर प्लैनेट्स कहलाते हैं। व्हेन इट इज सेड के सिस्टर प्लैनेट या सिस्टर सिटीज, उसका मतलब ये होता है कि इन दोनों में ममासलत है, दोनों यूं समझ लें इनमें सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से इनको सिस्टर प्लैनेट्स या सिस्टर सिटीज का नाम दे दिया गया। मुल्तान इज अ सिस्टर सिटी विद रोम। वाई? पुराने हैं दोनों बहुत ज्यादा, ठीक है। एक दो और सिटीज हैं जिनके साथ मुल्तान को जो है वो इन्होंने सिस्टर सिटी करार दिया हुआ है। तो सिस्टर प्लैनेट्स रिजेम्बलेंस बहुत ज्यादा है, साइज, एटमॉस्फेयर भी हो सकता है। अब आप कहेंगे वीनस तो बहुत गर्म है, लेकिन वीनस पे भी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, हमारे पास भी ग्रीन हाउस इफेक्ट है। एक दिन हमने वीनस ही हो जाना, अल्लाह माफ करे, ठीक है, जो हालात है हमारे, ठीक है। तो क्या है कि वो जो उनमें रिजेम्बलेंस होती है उसकी वजह से उन्हें जो है वो सिस्टर प्लैनेट या सिस्टर सिटीज कह दिया जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, ड्वार्फ प्लैनेट करा दिए थे मैंने आपको। उसके बाद है मून, मैंने आपको बता दिया, इसको ल्यूना कहते हैं। मून, इसके जो एक्लिप्स है उसको ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं। ल्यूनर एक्लिप्स कब होता है? जब सूरज और चांद के बीच में जमीन आ जाए, ठीक है, तो उसे ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं, ठीक है। हमने चांद कुछ आगे बोला है? अच्छा, अच्छा, पहली रात के चांद को क्या कहते हैं उर्दू में? दूसरी से 13वीं तक के चांद को क्या कहते हैं? अब बोलो ना, हिलाल हिलाल लगी हुई थी है। कमर, वो भी काफ, कैंची वाला, कुत्ते वाला नहीं,
अच्छा, और जो 14वीं का चांद होता है उसे क्या कहते हैं? वो लड़के बैठे तो नाम ले देना था ना किसी का। अच्छा तो 14वीं का चांद उसको कहते हैं बदर। बदर, बदर कहते हैं उसे। इसका साइज 1/4 है अर्थ से, ठीक है, जबकि इसकी ग्रेविटी जो है वो 1/6 है। अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 पोर्शन है इसकी ग्रेविटी, और साइज जो है वो 1/4 है। अर्थ के साइज के 25% है मून का साइज, ठीक है। उसके बाद लास्ट में है एस्ट्रॉइड्स, मीटियोरॉइड्स और कॉमेट्स। अच्छा, एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो नॉन प्लैनेटरी, नॉन ल्यूनर ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और जब ये स्पेस में मूव कर रहे होते हैं, जब ये जमीन से आगे टकराने लगते तो मीटियोरॉइड्स कहलाते हैं, ठीक है। एस्ट्रॉइड बेल्ट है, बड़ा जो साइज होगा वो एस्ट्रॉइड होगा, छोटा जब वो आके जमीन से टकराने लगता है या किसी भी प्लेनेट से आगे टकराने लगता है तो मीटियोरॉइड हो जाता है, ठीक है। स्पेस के अंदर मूवमेंट कर रहे होते हैं, प्लैनेटरी नहीं होते, प्लैनेट्स नहीं होते या सैटेलाइट नहीं होते, तो इनकी मूवमेंट जो है वो क्या होती है? हैपहैजर्ड होती है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जहां पे ग्रेविटी का पुल ज्यादा होगा वहां मूवमेंट शुरू कर देंगे, ठीक हो गया। ये एस्ट्रॉइड्स और मीटियोरॉइड्स, रात को मैंने कहा वो जो शाब साकिब जो तारा टूटता हुआ नजर आता है, जो कुरान पाक में लिखा है कि जी वो शैतान को जो लगने वाले हैं सितारे, वो वो मीटियोरॉइड्स होते हैं, ठीक है। जो डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए थे वो भी एक मीटियोरॉइड की वजह से हुए थे, चुक्षुलुब उसका नाम था, उससे जो है वो उसके टकराने की वजह से जो है वो एक्सटिंक्ट हुए थे। अभी रिसेंटली तकरीबन मोस्ट रिसेंट जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जहां पे मिलियंस ऑफ इयर्स का हिसाब किताब हो, वहां पे मोस्ट रिसेंट जब वो चंद सौ साल होते हैं। 1908 के अंदर एक सबसे बड़ा मीटियोराइट हिट हुआ था रशिया के अंदर, तनगुस्का उसका नाम है, आई थिंक, सर्च कर लीजिएगा गूगल पे जाके। वो टकराया था जमीन के साथ, रिसेंट जो सबसे बड़ा है वो 1908 का तनगुस्का है, ठीक है। वो रशिया में टकराया था, और मेरा ख्याल है कि नेट चल रहा है, अच्छा ठीक है, वो रिसेंट है, ठीक है। उसके बाद होते हैं कॉमेट्स, दुमदार सितारे जिन्हें कहते हैं, ठीक है। इनकी मूवमेंट जो है वो हैपहैजर्ड नहीं होती, ऑल्दो ये कंप्लीट सर्कल भी नहीं होता इनका, लेकिन इनकी जो मूवमेंट है वो हैपहैजर्ड नहीं होती, वो जो है वो लेकिन एक डायरेक्शन में होती है। अब एक एग्जांपल दी गई हेलेस कॉमेट की, ठीक है, वो तकरीबन हर कोई आई थिंक 76 ईयर्स है, हाँ 75 ईयर्स या 76 ईयर्स के बाद ना जमीन के पास से गुजरता है हेलेस कॉमेट जो है। इसमें आगे बॉडी होती है, पीछे इसकी गैसेस की और आइस की दुम होती है कॉमेट की, ठीक है। ये हर कुछ अरसे बाद सूरज के इर्द नजदीक से घूम के जब वो वापस पीछे जाता है सोलर सिस्टम के एंड तक, फिर वहां से घूम के वापस आता है, फिर सूरज की चक्कर लगा के फिर वापस जाता है, ठीक है। तो ये इसका जो है वो हिसाब किताब है, इसकी मूवमेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्स्टलेशंस, सितारे जो डिफरेंट शक्लें बनाते हैं ना, उनको कॉन्स्टलेशंस कहा जाता है। अब में से किसने जो है वो दुब्बे अकबर पढ़ा हुआ है बचपन में उर्दू में? बिग बियर या दुब्बे अकबर कहते हैं उसे, बिग बियर पढ़ा हुआ है ना, या मम्मी डैडी हो सारे, उसको उर्दू में दुब्बे अकबर कहते हैं, अरबी में इनफैक्ट दुब जो है वो रीछ को कहते हैं अरबी में, तो दुब्बे अकबर, बिग बियर, वो सितारों की एक कॉन्स्टलेशन है। ये किस लिए इस्तेमाल होती थी? ये इस्तेमाल, और आयंस एक बेल्ट है, और आयंस बेल्ट कहते हैं, मैंने ब्लैक देखी हुई है ना, और आयंस बेल्ट है उसमें, और वो सितारों की एक फॉर्मेशन है। क्यों ये क्यों इस्तेमाल होती है? ये डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होती थी।
नॉर्थ स्टार होता था सबसे ऊपर, दुबे अकबर में सबसे ऊपर नॉर्थ स्टार होता था, वो उससे अंदाजा करते थे अच्छा ये नॉर्थ स्टार है तो ये शुमाल है, तो अब राइट पे ईस्ट होगा, लेफ्ट पे वेस्ट होगा और पीछे हमारे साउथ होगा, ठीक है। तो वो डायरेक्शन का अंदाजा लगाने के लिए जो समुद्र में स्पेसिफिकली, तो वो कॉन्स्टलेशंस का इस्तेमाल करते थे। ये डिफरेंट सितारे मिलके जो है ना वो एक कॉन्स्टलेशन बनाते हैं, एक शक्ल बनाते हैं, उनको फिर ये लोग नाम दे दिया करते थे एस्ट्रोनॉमर्स। ठीक है, क्लियर हो गई है यहां तक? कोई सवाल हो? इतना चंगा तो मैं नहीं पढ़ाया जब तुम समझ आ जाए सारा कुछ। खैर फिर भी कोई सवाल हो किसी चीज से रिलेटेड, लेक्चर से रिलेटेड या क्या कहते हैं इससे रिलेटेड, किसी और चीज से रिलेटेड, कोई न्यूज़पेपर या इससे रिलेटेड कोई सवाल? हाँ करंट अफेयर्स के लिए पहले आपने ये डिसाइड करना है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये कहता हूँ, मैंने उस दिन भी क्लास में कहा था, जो कि आपने में से किसी ने भी उस चीज का अमल नहीं किया होगा, कि आप सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन लेके रखें। कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रॉब्लम है, आज गवर्नर को फारिग किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी शिकों की उन्होंने बीच में दी हुई है। मेरी तो खैर इतनी 17,000 की किताबें वापस आ गई हैं कल मुकर्रम के घर से, मेरे दोस्त के घर से, तो वो मैं ला के घर रख ली। पॉइंट इज कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन, आजकल कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान से रिलेटेड। अब यूक्रेन रशिया वॉर इंपॉर्टेंट है लेकिन पाकिस्तान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आईआर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान अफेयर में उससे सवाल आना मुश्किल है, मैक्सिमम यही आ जाएगा कि पाकिस्तान क्या उसमें रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, सो आपने सब्जेक्ट ओरिएंटेड चलना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने ये देखना है कि कहां पे जाके सब्जेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंस देना खत्म कर देता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में आप सब लोगों को कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विद एक्सप्लेनेशन लेके घरों में रखें अपने। आप पेपर देंगे, अल्लाह ताला आप सबकी एलोकेशन करा, एलोकेशन के बाद भी एफपीओ ही देना पड़ेगा भाई, उसमें भी वही चीज पढ़नी है जाके, दोबारा एग्जाम देना बाकायदा, दोबारा एलोकेशन के बाद हर दफा प्रमोट होने के लिए एग्जाम देना और उसमें वही चीजें पढ़नी है। सो कॉन्स्टिट्यूशन अपने पास रखे। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के अंदर, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट चल रही है, आपने वो चीज कॉन्स्टिट्यूशन रखना अपने पास। आपके पास इकोनॉमिक डिबेट हमेशा चलती है पाकिस्तान की, आपने इकोनॉमी को हमेशा अपने साथ रखना। अभी मई है, अभी आ जाना है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, वो आप डाउनलोड करके रखें अपने पास हार्ड सॉफ्ट फॉर्म के अंदर, वो तकरीबन 550 पेजेस का होता है। वो अपने लाजमी डाउनलोड, बल्कि मेरे मुझे मिल गया तो पहले मैं ही शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है, वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ मैंने रिपोर्ट रखवाई हुई है, एक पंजाब जेंडर पैरिटी रिपोर्ट 2019 और 2020 की, वो आप लोग लेडीज लोग स्पेसिफिकली, आप जो है फीमेल, आप लोग उसको पढ़ें, उसको जाके देखें, आपको पता होना चाहिए। जिन्होंने जेंडर रखना है वो तो स्पेसिफिकली पढ़ें, और आप लोग स्पेसिफिकली बॉयज भी मैं कह रहा हूं जाके पढ़ें। सोसाइटी जेंडर पैरिटी रिपोर्ट है, पंजाब जेंडर पैरिटी रिपोर्ट 2019-20 की इकट्ठी रखवाई हुई है मैंने, एक ही बुक है, ठीक है। सॉफ्ट में कहोगे सॉफ्ट में दे दूंगा, आप लोगों के पास वो होनी चाहिए। जो टॉपिक सदाबहार है ना उसको तो लेके चलना है वैसे साथ, और उससे रिलेटेड न्यूज भी देखते रहते हैं। इकोनॉमी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हो गया, उसके बाद आपका करप्शन हो गया, उसके बाद आपका क्या कहते हैं एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस चलना है आपका, तो एनर्जी क्राइसिस वो उसके लिए भी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उसमें एनर्जी का पूरा चैप्टर होता है, वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आप चीजों को देखें, डेटा कलेक्ट करें उसके बारे में, ठीक है। करंट अफेयर इस तरह से लेके चल रहा है। फिर एप्स करें मोबाइल के अंदर, बीबीसी इंग्लिश वाली और अल जजीरा, इंग्लिश वाली बीबीसी और अल जजीरा, ये दो एप्स लाजमी होने चाहिए आपके सेलफोन में। तीसरे नंबर पे डिक्शनरी करें, वो एक डिक्शनरी है ब्लू, आप लिखेंगे ना इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी, तो एक ब्लू कवर वाली डिक्शनरी आ जाएगी, ये उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरी लिखते हैं, ये इंग्लिश टू उर्दू लिखते हैं, इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी लिखेंगे, ब्लू कवर वाली एक डिक्शनरी आएगी ऐप स्टोर पे, वो तकरीबन है 28 MB की, वो ले लेनी है। उसमें इंग्लिश मीनिंग भी देता है, उर्दू मीनिंग भी देता है, बोलने का तरीका भी बताता है उसके अंदर वॉइस के थ्रू, ठीक है, वो करके रखनी है अपने पास। डॉन पढ़ें न्यूज़पेपर, साथ में यूट्यूब के ऊपर एक दो चैनल्स लाइक कर लें। कौन से हैं? एक वॉक्स का चैनल है, VOX के नाम से, वॉक्स न्यूज नहीं है, सिर्फ वॉक्स है। उसमें ना वॉक्स के ऊपर हर जो इस वक्त प्रॉब्लम चल रहा होता है ना दुनिया में, उस पर 8-9 मिनट की वीडियो आती है। यूक्रेन रशिया वॉर पे आ जाएगी 8-9 मिनट की वीडियो, अफगानिस्तान में क्या कुछ हुआ उस पर 8-9 मिनट की वीडियो आ जाएगी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर 8-9 मिनट की वीडियो है, इस तरह करके वीडियोस पड़ी। जब आप वो वीडियोस देखते हैं आपका ना क्लैरिफाई होता है कि अच्छा ये इशू था,
शुरू यहां से हुआ, ये कुछ हुआ, अब ये कुछ हो रहा है। ठीक है, इस तरह से जो है ना अपनी चीजों को प्रिपेयर करना है। न्यूज देखें, एक्सप्रेस न्यूज, डॉन न्यूज, ये तो आप लोगों के चैनल वैसे ही आते होंगे। लास्ट पे बीबीसी वर्ल्ड आता है, ठीक है। बीबीसी वर्ल्ड के ऊपर आपने रात को जो है 1 घंटा जो है ना वो लगाना है, उससे आपकी इंग्लिश भी बेटर होगी और आपका करंट अफेयर भी बेटर होगा। डीडब्ल्यू में मैं कहता था डोइचे वेले, जो जर्मनी का है, लेकिन वो आता नहीं, कुछ जगहों में दिखाते हैं, कुछ जगहों पे नहीं दिखाता डीडब्ल्यू जो है। ठीक है, ये तो था आपका करंट। दूसरी बात, ये पोल साइंस से आईआर कहते हो। आईआर अगर करोगे ना तो समझ बहुत हद से ज्यादा जो ना दिमाग खुल जाएगा, लेकिन कभी वो स्कोरिंग होता, कभी वो स्कोरिंग नहीं होता। पोल साइंस रट्टा है, मैक्सिमम ये होगा पाकिस्तान अफेयर के 3-4 सवाल उठा के दे देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आना उसमें बाहर से, लेकिन वो स्कोरिंग ही रहता है यूजुअली पोल साइंस, लेकिन वो लेंथी भी है। आईआर में पेपर 1 थेरीज का है, पेपर 2 सारा करंट अफेयर है आईआर। लेकिन आईआर, अब मैंने आईआर रखी थी, मार्क्स अच्छे नहीं आए थे दूसरी दफा में, बट द पॉइंट इज कि आईआर आपका दिमाग जिस तरह से खोलती है ना, कोई और सब्जेक्ट नहीं खोल सकता। आपको चीजों की समझ आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी थेरीज जो है वो सारी की सारी इस टाइम अप्लाई हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी वाई क्या कहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज आर नॉट अटैकिंग रशिया। सवाल ये पैदा होता है, नेटो क्यों नहीं अटैक कर रहा रशिया पे, यूक्रेन के लिए? इकोनॉमी की वजह से, उनकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। इकोनॉमी की खातिर कोई भी बंदा पंगा नहीं लेगा। चाइना और इंडिया की इतनी आपस में लड़ाई होती रही, लेकिन दोनों कंट्रीज ने अपने इकोनॉमिक टाइज नहीं तोड़े। हम लोग तोड़ देंगे, क्यों? हमारा इंडिया से इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक टाइज इतने अच्छे नहीं, तो हमारे लिए तोड़ना आसान है, चाइना के लिए तोड़ना आसान है। ठीक है, तो ये आईआर पढ़ के समझ आती है, पोल साइंस पढ़ के ये चीज समझ नहीं आती। ठीक है, ये फर्क है, आगे देख लो। ठीक है, चलो जी। आईआर चलता रहेगा वक्त के साथ, पोल साइंस 20 to 25 डेज या 1 मंथ मैक्सिमम। हाँ, ये जो आप बता रहे थे मून का एक या 70 प्लस है, ये किस तरह से? हमारा एक है ना, अर्थ का एक मून है। हाँ, ये मून कैसे जाता होता है? मून जो है वो यूजुअली ये होता है कि प्लैनेट के अपने ही टूटे हुए टुकड़े होते हैं। ठीक है, तो उससे ये होता है कि वो देखो भी तो से कितना बड़ा, या कोई और मीटियोरॉइड या कोई वो बड़ा बॉडी आ रही हो तो उसको खींच लेते हैं। जुपिटर जो है वो प्लैनेट भी तो देखो कितना बड़ा है, उसकी ग्रेविटेशनल पुल भी उतनी ज्यादा है। तो एक तो उसके अपने पोर्शंस हैं कुछ, फिर वो जो दूर से आए हुए हैं वो उसने गैदर कर लिए अपने इर्द गिर्द, उसके मून ज्यादा हो गए। मून गोल नहीं होता, ये लाजमी नहीं है मून गोल हो, ये हमेशा याद रखिएगा। इरेगुलर इलिप्टिकल भी हैं, इरेगुलर शेप्ड भी हैं, बस जो जरा मीटियोरॉइड से एस्ट्रॉइड से साइज में बड़ा हो गया वो मून हो गया। ठीक है, कोई और सवाल नहीं है? चलो आज की क्लास यहीं तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह।